नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जो सच कहूं तो पहली बार में थोड़ा डरावना जरूर लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका गणित बहुत ही दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। अक्सर हम रिटायरमेंट के लिए जरूरी पैसों का आंकड़ा सुनकर ही घबरा जाते हैं, लेकिन आज उपलब्ध सोर्स मटेरियल के आधार पर हम उस डराने वाले गणित को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आज के समय में रिटायर होने के लिए आखिर कितने पैसों की जरूरत है? अक्सर लोगों को लगता है कि अरे 3 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है, इससे तो पूरी जिंदगी मजे में कट जाएगी, है ना? लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही है। आज के समय में 3 करोड़ केवल एक शुरुआती बेसलाइन बनकर रह गया है। जिस तेजी से महंगाई और हमारे रहन सहन का खर्च बढ़ रहा है, उसमें पुरानी धारणाएं अब बिल्कुल काम नहीं आती। आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम शुरुआत करेंगे रिटायरमेंट के एक चौंकाने वाले लक्ष्य से, फिर समझेंगे इसका असली गणित और निकासी दर यानी विड्रॉल रेट की सच्चाई। इसके बाद पोर्टफोलियो की अस्थिरता, एक बेहद खास बकेट रणनीति और अंत में बात करेंगे सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में। भाग 1, रिटायरमेंट का चौंकाने वाला लक्ष्य। देखिए, इन भारी भरकम वित्तीय संख्याओं को देखकर किसी का भी पसीना छूटना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना ही हमारी पहली सीढ़ी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10 करोड़ रुपए। जी हां, सोर्स मटेरियल से लिया गया ये सीधा और चौंकाने वाला लक्ष्य है। शुरुआत में ये किसी झटके से कम नहीं लगता, लेकिन कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन यानी चक्रवृद्धि महंगाई के असर को देखते हुए ये संख्या बिल्कुल सटीक बैठती है। भविष्य की जरूरतें हमारे आज के अनुमानों से कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली हैं। और ये कोई हवा में तीर मारना नहीं है। जरा सोचिए, आज जो 5 करोड़ रुपए का लक्ष्य हमें बिल्कुल पर्याप्त लगता है, वो महज 15 साल में 14 करोड़ और 20 साल में 20 करोड़ बन जाता है। और ये सब होता है 7% की एक बहुत ही वास्तविक जीवन शैली मुद्रास्फीति यानी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के कारण। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि एक अच्छे रिटायरमेंट कैलकुलेटर का काम ही है शुरू में थोड़ा डराना, ताकि तुरंत और सही दिशा में एक्शन लिया जा सके। भाग 2, रिटायरमेंट का मुख्य गणित। अब इन डरावने नंबरों को देखकर घबराना नहीं है। अब हम मैक्रो लेवल से हटकर उन व्यावहारिक नियमों की तरफ बढ़ेंगे जो असल में इस विशाल लक्ष्य को हासिल करना मुमकिन बनाते हैं। इस कैलकुलेशन में सबसे अहम चीज है ये समझना कि इसमें क्या शामिल होता है और क्या नहीं। आवश्यक खर्चे या एसेंशियल एक्सपेंसेस का मतलब है सिर्फ बुनियादी जीवन शैली के खर्चे। रिटायरमेंट के इस गणित में हम ये मानकर चलते हैं कि होम लोन की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई या माता-पिता की देखभाल जैसी अस्थायी वित्तीय जिम्मेदारियां तब तक पूरी तरह खत्म हो चुकी होंगी, इसलिए उन्हें इस लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता। सोर्स मटेरियल में एक्सपर्ट ने एक बहुत ही कमाल का 3 कदमों वाला फॉर्मूला दिया है। पहला कदम, अपने वर्तमान आवश्यक खर्चों की लिस्ट बनाइए और कोशिश कीजिए कि उस राशि का 50% हिस्सा निवेश किया जाए। दूसरा कदम, भविष्य के खर्चों का अनुमान लगाने के लिए उस खर्च में लक्ष्य के सालों तक हर साल 7% की महंगाई जोड़ते जाइए। और तीसरा कदम, उस बढ़े हुए सालाना खर्च को सीधा 30 से गुणा कर दीजिए। इसे पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक शानदार शुरुआती बिंदु के रूप में देखिए। चलिए इस गणित को एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी परिवार का आज का आवश्यक खर्च 1 लाख रुपए प्रति माह है, तो उन्हें तुरंत हर महीने 50,000 रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखना चाहिए। अब 15 साल बाद 7% महंगाई दर के हिसाब से यही 1 लाख रुपए प्रति माह का खर्च बढ़कर सालाना 33 लाख हो जाएगा। और जब हम इस 33 लाख को 30 से गुणा करते हैं तो वो डरावना 10 करोड़ का लक्ष्य हमारे सामने आ जाता है ना कमाल का गणित? भाग 3, निकासी दर यानी विड्रॉल रेट की सच्चाई। पैसे जमा करने का तरीका तो समझ आ गया, लेकिन रिटायरमेंट के दौरान इस पैसे का इस्तेमाल असल में कैसे होता है? यहां हम फाइनेंस की दुनिया के एक बहुत बड़े मिथक का पर्दाफाश करने वाले हैं। जरा 3.3% के इस आंकड़े पर गौर कीजिए। यह वित्तीय सुरक्षा की एक शुरुआती सीमा है। यह कोई जादुई नंबर नहीं है, बल्कि जब हम 1 को 30 गुना कॉर्पस से भाग देते हैं तो यही संख्या निकल कर आती है। अक्सर लोग 4% सेफ विड्रॉल रेट के बहुत लोकप्रिय मिथक पर आंख मूंद कर यकीन कर लेते हैं, लेकिन सोर्स मटेरियल इस भ्रांति को बिल्कुल साफ कर देता है। सच्चाई यह है कि 3.3% या कोई भी निकासी दर सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के पहले साल के लिए होती है। ये कोई फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं है। बाद के हर एक साल में महंगाई से मुकाबला करने के लिए इस निकाली जाने वाली रकम को बढ़ाना ही पड़ता है। भाग 4, पोर्टफोलियो अस्थिरता का प्रबंधन।
जब हम 30 गुना के इस बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को बाजार के खतरनाक उतार चढ़ाव से सुरक्षित रखना बेहद जरूरी हो जाता है। वॉलेटिलिटी या अस्थिरता से निपटने के लिए एसेट एलोकेशन को निवेश की दुनिया का फ्री लंच कहा जाता है। जोखिम को कम करने के लिए शुरुआत में 50-50 का एक शानदार विभाजन किया जा सकता है, यानी आधा पैसा इक्विटी में और आधा फिक्स्ड इनकम में। इससे पोर्टफोलियो में रातों रात कोई भूचाल नहीं होता, बल्कि उतार चढ़ाव बहुत ही क्रमिक और संतुलित रहते हैं। अब आते हैं रीबैलेंसिंग के बेहद व्यवहारिक नियमों पर। देखिए, ये कोई एक्सेल शीट नहीं है कि हर साल इसे रीबैलेंस किया ही जाए। विशेषज्ञों की स्पष्ट राय है कि जब ये विभाजन 5% से ज्यादा डगमगाए, जैसे इक्विटी 55% तक पहुंच जाए या 45% पर आ जाए, सिर्फ तभी दखल देना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, रीबैलेंस करते समय लगने वाले टैक्स से बिल्कुल मत घबराइए। उस टैक्स को कोई नुकसान नहीं, बल्कि मानसिक शांति और रातों की अच्छी नींद खरीदने की कीमत समझना चाहिए। और हाँ, सोर्स में एक बहुत ही हैरान करने वाला ऐतिहासिक तथ्य भी सामने आया है। लंबी अवधि के परफॉर्मेंस चार्ट्स पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। क्या आप जानते हैं कि 2018 के नियमों से पहले कई तथाकथित हाई रिस्क स्मॉल कैप फंड असल में सुरक्षित बॉन्ड फंड की तरह काम कर रहे थे? इसलिए केवल कागजी रिस्क देखकर निवेश करना खतरनाक हो सकता है। भाग 5, रिटायरमेंट बकेट रणनीति। जब रिटायरमेंट असल में शुरू हो जाती है तो उस जमा किए गए कॉर्पस को मैनेज कैसे करें? इसके लिए हम एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बकेट्स रणनीति कहते हैं। आमतौर पर लोग एक सिंगल पोर्टफोलियो लेकर चलते हैं, जहां इक्विटी और फिक्स्ड इनकम सब एक साथ मिले होते हैं। लेकिन बकेट रणनीति इस सोच को पलट देती है। यह कॉर्पस को समय के आधार पर दिमाग में अलग अलग जोखिम परतों में बांट देती है। ये कोई साधारण गणित नहीं है, बल्कि बाजार क्रैश होने पर पैनिक से बचने का एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच है। इस रणनीति में पैसे को 3 मानसिक बकेट्स में रखा जाता है। बकेट 1 बिल्कुल लो रिस्क होता है। इसमें अगले 2-3 साल के खर्चों के लिए सिर्फ नकद और फिक्स्ड इनकम होती है। बकेट 2 मीडियम रिस्क के लिए है, जिसमें फिक्स्ड इनकम के साथ थोड़ी सी इक्विटी होती है। और बकेट 3 हाई रिस्क है, जो शुद्ध रूप से लंबे समय की ग्रोथ के लिए इक्विटी इंडेक्स में होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कल बाजार आधा भी गिर जाए तो अगले कुछ सालों के खर्चे सुरक्षित हैं और रिटायरमेंट में नींद खराब नहीं होगी। भाग 6, सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट्स, फॉर्मूले और कैलकुलेटर अपनी जगह हैं, लेकिन असल में इतने धन का उद्देश्य क्या है? ये सारा गणित सिर्फ और सिर्फ तभी काम करता है जब जीवन शैली की महंगाई को काबू में रखा जाए। अगर हमारी नेटवर्थ बढ़ने के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल भी लगातार अपग्रेड होती रहेगी तो यकीन मानिए, चाहे 10 करोड़ हो या 100 करोड़, कॉर्पस एक दिन खत्म हो ही जाएगा। सादगी और एक साधारण जीवन शैली ही जीवन भर स्वतंत्र बने रहने की असली चाबी है। सोर्स से लिया गया एम पट्टाभिरामन जी का ये विचार सच में दिल को छू लेने वाला है। वो कहते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि मैं अब अपने आसपास के लोगों का जीवन बदलने में सक्षम हूं। सच्ची आज़ादी का मतलब विलासिता नहीं है। इसका असली मतलब है कि जब हम आर्थिक रूप से आज़ाद होते हैं तो हमारे पास उन लोगों की मदद करने की ताकत आ जाती है जो रोज़मर्रा की जिंदगी में हमारा साथ देते हैं। तो जब भी रिटायरमेंट के इन विशाल और डरावने नंबर से सामना हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछेगा, क्या एक आधा भरा हुआ वित्तीय ग्लास ये सोचकर छोड़ देना चाहिए कि लक्ष्य बहुत दूर है, या फिर ये इस यात्रा को और भी मजबूती से शुरू करने का एक शानदार मौका है? निराशा को छोड़िए और उम्मीद की मानसिकता अपनाइए। यही वो रास्ता है जो आपको सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता तक ले जाएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।